अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान और मैं हूँ साकिबुल इस्लाम। मशरिक वस्ता के हालात को देखते हुए सफारती उलझने जारी रखना किस हद तक मुनासिब है, इस पर हम बात करेंगे आज के शो में। शुरू करते हैं व्यू 360। मशरिक वस्ता की सियासी शतरंज, कौन किसको देगा मात? अमरीकी तलबा मुल्क के निज़ाम तालीम से क्यों है नाखुश? और ज़ाफ़रान के पौधे से अमन के फरोग की कोशिशें। वाशिंगटन में सियासी एतबार से एक और अहम दिन। आज अमेरिका के अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी के सामने अपनी गवाही रिकॉर्ड करवाएंगे, जो गुज़श्ता साल के अमेरिकी सदारती इंतखाबात में मुबैना रूसी मुदाखलत की तहकीकात कर रही है। इस मौका पर उनसे तुंद तेज सवालात की तवक्को है। मज़ीद तफसीलात के लिए चलते हैं नदीम याकूब के पास, जो इस वक्त अमरीकी सेनेट से हमारे साथ हैं। नदीम, अटॉर्नी जनरल सेशंस को किस किस्म के सवालात का सामना करना पड़ेगा आज? देखें, इसको समझने के लिए पहले तो ये देखना होगा कि मामला क्या है। गुज़श्ता साल जब यहाँ पर सदारती इंतखाबात हुए तो कैंपेन के दौरान ये इल्ज़ामात, इस तरह के इल्ज़ामात सामने आए कि जो उस वक़्त के उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके कुछ साथी जो हैं उनके करीबी रवाबत थे रूस के साथ। इस हवाले से 2 इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं जो आज हेयरिंग है। इसके अलावा जो सेनेट की हेयरिंग्स हो रही हैं उसके अलावा 2 अहम इन्वेस्टिगेशंस हैं जो हो रही हैं इस मामले की तहकीकात करने के लिए। उसमें एक है जो FBI कर रही है, जिसमें देखा जा रहा है कि उनके करीबी साथी, ख़ास तौर पर माइकल फ्लिन जो सलामती के मुशीर थे, और उसके अलावा जो पॉल मैनाफर्ट उनके मैनेजर थे, कैंपेन मैनेजर, उनके किस हद तक ताल्लुकात है, एक तो वो है। दूसरी जो तहकीकात हो रही हैं वो जस्टिस डिपार्टमेंट कर रहा है। तो जब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ओहदा संभाला तो उसके बाद उन्होंने जेफ सेशंस को महकमा इंसाफ का सरबराह मुकर्रर किया, और तहकीकात चूँकि हो रही थी तो जेफ सेशंस ने अपने आप को इन तहकीकात से अलग किया, जिनको अब जो रॉबर्ट मलर जो स्पेशल काउंसिल हैं वो उसकी तहकीकात कर रही हैं। हाल ही में गुज़श्ता हफ्ते जब सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी के सामने हेयरिंग में जब जेम्स कोमी जो साबिक सरबराह, उनसे जब सवालात और जवाबात किए गए तो उन्होंने जेफ सेशन की मुलाकातों के मुतालिक भी बात की, और कहा यह जाता है जो यहाँ पर रिपोर्ट्स आई हैं उनमें कि बंद कमरे में कुछ ऐसी मालूमात उन्होंने सामने पेश की सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी के हवाले के सामने, जिस बारे में तहकीकात करना ज़रूरी है। तो जेफ सेशंस आज उसी हवाले से सेनेट के सामने उन्हें सवालात और जवाबात का सामना करना पड़ेगा। इस बारे में आइए पहले ये रिपोर्ट देखते हैं और फिर मज़ीद इस पर बात करेंगे। अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस ने जो 20 बरस तक सेनेटर रहे, आज सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी के सामने पेश होंगे। उन्होंने रज़ाकाराना तौर पर कमेटी के सामने पेश होने का फैसला गुज़श्ता हफ्ते FBI के साबिक डायरेक्टर जेम्स कोमी की जानिब से सेनेट की कमेटी को ये बताने के बाद किया कि अटॉर्नी जनरल के इंतखाबात में रूसी मुदाखलत से मुतालिक होने वाली तहकीकात से खुद को अलग रखने के फैसले के पीछे कुछ और मुहर्रिकात भी हो सकते हैं। कई वजूहात की बिना पर उन्होंने बिलाखिर अपने आप को इस केस से अलहदा कर लेना था। हमें यहाँ सरेआम पेश न किए जा सकने वाले ऐसे हकाइक भी मालूम थे जिनके बाइस उनकी रूस से मुताल्लिक तहकीकात से वाबस्तगी मसला बन सकती थी। सेनेट की कमेटी के सामने उनकी पेशी के दौरान उनसे इंतखाबी मुहिम के दौरान उस वक्त के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के साथियों के रूस के साथ मुबैना रवाबित और FBI के डायरेक्टर जेम्स कोमी की बरतरफी के फैसले में उनके किरदार के बारे में भी सवालात उठाए जा सकते हैं। सेनेटर क्रिस वैन हॉलन ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि कानून साज ये जानना चाहते हैं कि आया रूसी मुदाखले से मुताल्लिक होने वाली तहकीकात को रोकने की कोशिश की गई या नहीं। हर एक अमरीकी को इस बारे में फिक्रमंद होना चाहिए कि सदर ने वो हद अबूर कर ली जहां एक जारी तहकीकात में बहुत ज्यादा सियासी मुदाखलत की गई। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी शान स्पाइसर ने पीर के रोज एक ब्रीफिंग के दौरान कहा कि सदर ट्रंप जेफ सेशंस की पेशी से आगाह हैं और उनकी ख्वाहिश है कि रूसी तहकीकात जल्द खत्म हों। वो जितना जल्द मुमकिन हो इसकी तहकीकात की तकमील चाहते हैं ताकि वो अमरीकी अवाम के लिए अपना काम जारी रख सकें। सदर ट्रंप ने ट्विटर के जरिए जेम्स कोमी की समात को झूठ पर मबनी बयान करार देते हुए कहा था कि इससे उनके मौक़िफ़ की मुकम्मल तायद होती है। उन्होंने सहाफ़ियों को यह भी बताया था कि वो कोमी के साथ गुफ्तगू के बारे में 100% हल्फिया बयान देने को तैयार हैं।
और नदीम, इसके अलावा गुज़श्ता रोज़ वाशिंगटन DC और रियासत मैरीलैंड के अटॉर्नी जनरल्स ने भी सदर ट्रंप पर अमरीकी आइन की खिलाफ वर्जी का एक मुकदमा दायर किया है। इसकी क्या तफसीलात हैं? देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि सदर ट्रंप सदर का ओहदा संभालने से पहले एक कामयाब बिजनेसमैन थे और हैं। उन्होंने जब ओहदा संभाला तो अपने जो बिजनेसेस थे, बिजनेस कंसर्न्स, उनको अपने 2 बेटों के उन्होंने सुपुर्द कर दिया उसकी ज़िम्मेदारियाँ, लेकिन उनका जो नाम है, जो कंपनी है, वो अभी तक उनकी मलकियत है। जो अभी ये दोनों हुकूमतें हैं, रियासत मैरीलैंड की और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया की, उन्होंने उनके अटॉर्नी जनरल्स का ये कहना है कि सदर जो हैं वो अपने ओहदे की वजह से अपने बिज़नेस को फ़रोग़ दे रहे हैं। और जो अमेरिका का आइन है उसमें एक शिक है जो कि ये पाबंदी लगाती है तमाम गवर्नमेंट के अहलकारों पर कि ना तो वो तोहफ़ ले सकते हैं और ना ही वो बैरूनी हुकूमतों के से किसी किस्म की रकूम वसूल कर सकते हैं। इसकी मिसाल वो ये देते हैं कि सऊदी अरब के साथ अमेरिका के जो तजारती ताल्लुकात हैं, एक सियासी ताल्लुकात भी हैं, लेकिन जब सऊदी हुकूमत या उनके शाही ख़ानदान के जो लोग हैं वो आके डोनाल्ड ट्रंप का जो इंटरनेशनल होटल है जब उसमें रहते हैं तो उसका फ़ायदा जो है वो उनके बिज़नेस को होता है। तो उनका कहना है कि ये जो एक ताल्लुक है ओहदा और उनका बिजनेस, ये उस जो शिक है उसकी वायलेशन होती है। जी नदीम, बिल्कुल। नदीम याकूब हमें अमेरिकी सेनेट से अपडेट्स दे रहे थे। थैंक यू नदीम। और आज होने वाली इस समाअत की तफसीलात और ताज़ा तरीन खबरों, मुनफरिद फीचर्स और वीडियोस के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां आज आप आलमी इदारे मेहनत की रिपोर्ट की तफसीलात पढ़ सकते हैं, जिसके मुताबिक आज भी दुनिया भर में 1.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चों से मुशक्कत ली जाती है। और अब देखते हैं वर्ल्ड व्यू, जिसमें शामिल होती हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पेश आने वाले अहम और दिलचस्प वाक़यात की झलकियाँ। बांग्लादेश में तूफानी बारिश के बायस होने वाली लैंडस्लाइडिंग से कम 43 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। इमदादी टीमों के मुतासरा पहाड़ी इलाकों तक पहुंचने में मुश्किल के बायस खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हलाकतों की तादाद में इजाफा हो सकता है। रूस में अपोजिशन लीडर एलेक्सी नवाल्नी को गिरफ्तार करके 30 रोज के लिए जेल भेज दिया गया है। हुकाम के मुताबिक एलेक्सी और गिरफ्तार होने वाले दर्जनों अफराद पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और उनके इत्तेहादियों की करप्शन के खिलाफ गैर कानूनी तौर पर एहतजाज करने का इल्जाम है। पनामा के मफरूर साबिक सदर रिकार्डो मार्टिनेली को फ्लोरिडा के शहर मियामी से गिरफ्तार कर लिया गया है। रिकार्डो पनामा की हुकूमत को अपने दौरे हुकूमत में 150 से जायद सियासी मुखालिफिन की जासूसी करने के इल्जाम में मतलूब थे। बरतानिया में 52 में नेरस प्रो बेड रेस का इनकाद किया गया। 6 खिलाड़ियों और एक सवार पर मुश्तमिल 90 टीमों ने मुकाबला जीतने के लिए तकरीबन 2.5 मील का फासला तय किया, जिसमें 20 गज तवील दरिया अबूर करना भी शामिल था। अमेरिकी वज़ीर दिफा जिम मैटिस ने कतर और खित्ते के दीगर अरब मुल्कों के दरमियान जारी सफारती तनाज़े को एक मुश्किल सूरत हाल करार दिया है और कहा है कि इसके हल के लिए अमेरिका को किरदार अदा करना होगा। ऐवान नुमाइंदगान की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में समाअत के दौरान सेक्रेटरी मैटिस का कहना था कि सूरत हाल की पेचीदगी से कतई नज़र किसी भी तरह के दहशत गर्द गिरोह को माली मदद की फरहमी नज़रअंदाज नहीं की जा सकती, क्योंकि ये किसी के भी मफाद में नहीं। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि वो समझते हैं कि दहशत गर्दी के लिए माली मुआवनत रोकने में कतर सही सिमत में सफ़र कर रहा है और इस मामले पर अमेरिका को उसके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों मुल्कों के मफाद में है। तो अमेरिका कतर और सऊदी अरब से ताल्लुकात में तवाज़ुन कैसे रख सकता है? कतर का बॉयकॉट जारी रखने से सऊदी अरब क्या हासिल करना चाहता है और क्या तुर्की इस पावर स्ट्रगल से फायदा उठा सकता है? इस बारे में हम बात करेंगे वाशिंगटन के तहकीकी इदारे विल्सन सेंटर में मशरक़ वस्ता उमूर के माहिर डॉक्टर एरियल एरम से। डॉक्टर एरम, वेलकम टू व्यू 360। So far we have seen international mediation efforts have not really succeeded. What does Saudi Arab have to gain from prolonging this crisis, considering that it's also tied up in Yemen? Saudi Arabia feels that the threat of the International Muslim Brotherhood is an existential threat. They also see Qatar participating in an alliance with Iran, which Saudi Arabia finds very threatening. So दो वजूहात हैं जिनके बाइस सऊदी अरब इस वक्त इस क्राइसिस को प्रोलॉन्ग कर रहा है, इसको तवील कर रहा है, क्योंकि एक तो इख्वानुल मुस्लिमीन को लेके सऊदी अरब परेशान और दूसरी तरफ कतर के ईरान के साथ ताल्लुकात भी एक मसला है। Now Saudi Arab does see Iran as its competitor in the region, but Turkey is right now supporting Qatar diplomatically and also through aid. Turkey also has a lot to gain from this. Do you think it could become the major influencer in the region, considering the situation? One of the triumphs of Saudi foreign policy in the last 100 years was evicting Turkish influence from the Arabian Peninsula
now Turkey is back and having a much larger influence because of the pushback against the Saudi attempt to assert hegemony. So you do think that Turkey has some from this? Yes, Turkey has something to gain from this. Turkey has been involved in a number of different fronts in the Arab world and oftentimes at odds with Saudi Arabia. So तुर्की अपना इन्फ्लुएंस खत्ते में एक अरसे से बढ़ा रहा है, जो कि पहले सऊदी अरब की खारिजा पॉलिसी की कामयाबी ये थी कि तुर्की के असर और रसूख को कम कर सका था सऊदी अरब दुनिया में, लेकिन अब एक मरतबा फिर इस क्राइसिस का दौरान लगता है कि तुर्की अपना वो स्टेटस दोबारा हासिल कर सकता है. Let's talk a little bit about the United States. How do you think US can maintain a balance in its relationship with Qatar and also with Saudi Arabia, considering that there's a military base in Qatar, but also the fact that US just signed a deal worth $110 billion of arms with Saudi Arabia? So a balancing force or a force that's actually strengthening Saudi Arabia to corner smaller states? The traditional US policy had been to try and negotiate quietly between the competing factions in the Gulf, between the Qataris, the Kuwaitis, the Saudis, and the Emiratis. Trump's new stance, though, has been to push the Saudi Arabia and push its alliance and possibly override the smaller powers in the Gulf. The U.S., though, has a lot to lose in that kind of policy. First, the U.S. has important military installations in Doha. Second, there's no guarantee that the smaller countries in the Gulf will follow Saudi Arabia's lead. So, डॉक्टर एरम की नज़र में अमेरिका के पास अगरचे दोनों के साथ लेवरेज है, एक तरफ कतर के साथ मिलिट्री बेस है, सऊदी अरब के साथ भी वो खामोशी से दोनों मुल्कों के साथ ही मुज़ाकरात माजी में करता रहा है, लेकिन काफ़ी कुछ लूज़ भी कर सकता है अमेरिका इस वक्त, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि छोटी जो रियासतें हैं गल्फ़ की वो हर मामले में सऊदी अरब का साथ भी दें. Looking at the situation in Qatar, how long do you think this small state can sustain the economic and diplomatic pressure it's facing right now? It's unclear how long it will last. It's unclear how much support they're getting from Turkey and from Iran. The Qataris also have ways of exerting greater pressure on Saudi Arabia as well. They have a good deal of money behind them because of their gas reserves. And they can find ways to cause Saudi Arabia to lose money in the international oil and energy sector. So अभी ये तो वाज़ेह नहीं है कि कतर कब तक ये प्रेशर सस्टेन कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि कतर के पास भी थोड़ी लेवरेज है, वो अपने गैस के ज़खायर की वजह से सऊदी अरब पे भी प्रेशर डाल सकता है. डॉक्टर एरम, it's an ongoing crisis. We hope to see you again. Thank you for your time and for your insight. और अब वक्त हुआ है हमारे हफ्तावार सेगमेंट एजुकेशन का, जिसके साथ हमारे साथ नीलोफर मुगल है इस वक्त. नीलोफर, आज इस सेगमेंट में क्या लेकर आए हैं आप? साकिब, अमेरिका में हाई स्कूल ग्रेजुएशन रेट्स 80% से ऊपर है, लेकिन नेशनल सेंटर फॉर एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक कॉलेज ग्रेजुएशन की शरह सिर्फ 59% है. इसकी क्या वजूहात हैं और इन्हें बदलने के लिए किन इकदाम और पॉलिसीज पर जोर दिया जा रहा है, जानते हैं इस रिपोर्ट में. एरियल का ताल्लुक लातीनी अमरीकी खानदान से है. वो 2 बच्चों के बाप हैं और खानदान के पहले फर्द जो हाई स्कूल के बाद कॉलेज में पढ़ रहे हैं. जब मैंने हाई स्कूल के बाद तालीम जारी रखने का सोचा तो वो मेरे लिए एक चैलेंज से भरपूर वक्त था. कुछ भी वाज़ेह नहीं था, मुझे सिर्फ ये मालूम था कि मुझे आगे पढ़ना है. मेरे खानदान की माली हालत भी इतनी अच्छी नहीं थी. दूसरा, मुझे ये तक मालूम नहीं था कि मुझे क्या स्टेप्स लेने चाहिए. एरियल नॉर्दर्न वर्जीनिया कम्युनिटी कॉलेज से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की एसोसिएट डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे हैं. इनकी तरह ऐसे बहुत से तालिब इल्म हैं जो आगे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन माली मुश्किलात और मुनासिब मालूमात ना होने की वजह से कॉलेज नहीं जा पाते. तालीमी माहिरीन का कहना है कि इसके लिए अवाम और कम आमदनी वाले खानदानों की आला तालीम तक रसाई को आसान बनाना होगा. इसमें कुछ बातें हैं. एक तो ये है कि आला तालीम सस्ती हो, ट्यूशन कम हो, लेकिन इससे बढ़कर ये कि हमें इन तालिब इल्मों और इनके खानदानों तक पहुँचना होगा जिनके ख्याल में आला तालीम ज़रूरी है, लेकिन वो इसे हासिल करने की इस्तात नहीं रखते. ये पॉलिसी बनाने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इसे कम आमदनी वाले खानदानों के लिए आसान बनाए. हम कम आमदनी वाले खानदानों से ज़्यादा राब्ता करने की कोशिश करते हैं. हम उन्हें यकीन दिलाते हैं कि कॉलेज पढ़ना मुमकिन है, वो इसे माली तौर पर अफोर्ड कर सकें और वो तालीमी लिहाज से इसके लिए तैयार हों. हम उनकी सपोर्ट सिस्टम, वसाइल और दीगर मालूमात तक रसाई को मुमकिन बनाते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत है. लेकिन एरियल खुशकिस्मत थे कि
ان کے ارد گرد کے لوگوں اور کالج کی انتظامیہ کی طرف سے انہیں مالی امداد سمیت ہر طرح کی ریسورسز کا بہترین استعمال کرنے میں مدد ملی۔ بہت سے امریکی نوجوان اپنے معاشی مستقبل پر اعلیٰ تعلیم کے مثبت اثرات سے واقف ہیں، لیکن وہ پالیسی اور سسٹم سے خوش نہیں، اور نہ ہی وہ ان کے بارے میں بہت زیادہ جانتے ہیں۔ اس حوالے سے حال ہی میں واشنگٹن کے ایک تھنک ٹینک نیو امریکہ فاؤنڈیشن کی جانب سے نوجوانوں میں اعلیٰ تعلیم کی جانب رجحان پر ایک سروے سامنے آیا ہے، جس کے لیے طالب علموں اور تعلیمی ماہرین کے درمیان ایک بحث و مباحثے کا انتظام کیا گیا۔ یہ سروے اس لحاظ سے اہم ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں اعلیٰ تعلیم ضروری ہے، لیکن ان کے خیال میں اس کے لیے نظام صحیح طور پر کام نہیں کر رہا۔ 4 میں سے 1 امریکی کی رائے میں اعلیٰ تعلیم کا معیار اچھا نہیں، لیکن 4 میں سے 3 کا کہنا ہے کہ آج کی معیشت میں کامیابی کے لیے اعلیٰ تعلیم ضروری ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ اعلیٰ تعلیم کے حصول اور اس سے جڑے دوسرے اخراجات ہیں۔ میں اعلیٰ تعلیم کی اہمیت کو سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ میں صرف اپنے لیے نہیں کر رہا، میرے بچے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ معاشرے میں کالج کی اہمیت ہے۔ آپ صرف ہائی اسکول کر کے معاشی طور پر مضبوط نہیں ہو سکتے۔ اور ایریل اس سال اپنے خوابوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جارج میسن یونیورسٹی کے اسکول آف بزنس میں داخلہ لیں گے، جہاں وہ بزنس مینجمنٹ کی تعلیم حاصل کریں گے۔ اور غیر ملکی طالب علموں کو، جن میں پاکستانی بھی شامل ہیں، امریکہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہاں کے رہائشیوں کے مقابلے میں زیادہ فیس انہیں ادا کرنی پڑتی ہے، لیکن ان کے لیے بھی ایسے ذرائع موجود ہیں جن کی مدد سے وہ اسکالرشپس اور فنڈنگ حاصل کر سکتے ہیں۔ ناؤ بیک ٹو سارن ثاقب۔ تھینک یو نیلوفر۔ بہت سے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس جب امریکہ آتے ہیں تو اپنے ملکوں کا کھانا بہت مس کرتے ہیں، اور یہاں پہ خاص وہ مسالے بھی ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ مسالوں کے بغیر تو کھانے کا ویسے بھی کوئی مزہ نہیں۔ اور مسالوں کا بادشاہ ہے زعفران۔ کسی زمانے میں یہ بطور کرنسی استعمال ہوتا تھا، لیکن اب ایک امریکن کمپنی اسے امن کے فروغ کے لیے بھی استعمال کر رہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک ایسی چیز ہے جو ایگزیکٹو شیف میٹ کے کھانوں کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ ہماری بہت خاص ڈش ہے پایاز، جس میں ہم اسے استعمال کرتے ہیں، اس لیے یہ بہت اہم ہے کہ زعفران اعلیٰ معیار کا ہو۔ جہاں زعفران ایشیا، مشرق وسطیٰ اور بحیرہ روم کے کھانوں میں استعمال ہوتا ہے، امریکہ میں یہ $6 کروڑ کی سالانہ مارکیٹ رکھنے کے باوجود کم جانا جاتا ہے۔ لیکن شیف ہومز کو زعفران سپلائی کرنے والی کمپنی رومی اسپائس امریکہ میں اس صورتحال کو بدلنا چاہتے ہیں۔ ہماری کمپنی جلال الدین رومی کے نام پر قائم کی گئی ہے۔ وہ افغانستان میں پیدا ہونے والے 13ویں صدی کے شاعر، فلاسفر اور صوفی بزرگ تھے۔ ان کا مشہور قول ہے کہ جہاں کھنڈرات ہوتے ہیں وہیں خزانہ بھی ہوتا ہے۔ کمبرلی جنگ اور کیتھ الائنس نے رومی اسپائس شروع کی۔ دونوں ہی نے امریکی فوج کے افغان دستے میں خدمات انجام دیں، اور وہاں سے وہ کام کے تجربے کے علاوہ بھی بہت کچھ ساتھ لائے ہیں۔ میرے لیے یہ مشکل تھا کہ میں افغانستان میں وقت گزارنے کے بعد نہ وہاں کبھی واپس جاؤں اور نہ وہاں کے بارے میں سوچوں، خصوصاً جب آپ کا وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ تعلق بن گیا ہو۔ اور یہی تعلقات رومی اسپائس کی بزنس اسٹریٹجی کا خاص حصہ ہیں، یعنی افغان صوبے ہرات کے کاشتکاروں کی پیدا کردہ زعفران کی امریکہ میں ڈیمانڈ بڑھانا۔ عبداللہ فیض ہرات یونیورسٹی کے چانسلر ہیں۔ انہوں نے انڈیانا کی پرڈیو یونیورسٹی کے ساتھ مل کر خاص پروگرام تشکیل دیا ہے، جس کے تحت افغان زعفران کاشتکاروں کے لیے وہ نئی مارکیٹس ڈھونڈ رہے ہیں۔ فوڈ ٹیکنالوجی کا ڈپارٹمنٹ کاشتکاروں کو صفائی کے اصولوں کے مطابق صاف اور کوالٹی زعفران پیدا کرنا سکھائے گا۔ رومی اسپائسز کی اچھی بات یہ ہے کہ ان کی اشیاء اعلیٰ درجے کی ہوتی ہیں، جنہیں استعمال کر کے مزہ آ جاتا ہے، اور پھر ان کے کسانوں کی مدد کے پروگرام سے افغانستان میں کاشتکاروں کی مدد ہو رہی ہے۔ تو یہ محض ایک چیز نہیں بیچ رہے ہیں، بلکہ اس کا دوہرا فائدہ ہے۔ اور اب سرمایہ کار بھی متوجہ ہو رہے ہیں۔ مشہور ٹی وی شو شارک ٹینک پر سرمایہ کار مارک کیوبن نے رومی اسپائس میں $2.5 لاکھ لگانے کی حامی بھری، جس سے ان کا رومی اسپائس اور افغان زعفران پر بھروسہ صاف ظاہر ہے۔ کین فیربا کے ساتھ صبا شخان، اردو VOA۔ ویری انٹرسٹنگ۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا۔ اس کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج پر، ایڈریس ہے facebook.com/VOA Urdu۔ کل پھر اسی وقت اسی جگہ آپ سے پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔